तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लगातार इस पूरी वीक कहानी का सिलसिला चलता रहा। आज सैटरडे है। आज की कहानी जो है, कई लोगों की फरमाइश भी थी, शिकायत भी थी कि आप झारखंड की स्टोरी नहीं सुनाते हैं। तो आज झारखंड की स्टोरी है। कभी इसको टाटा, वहाँ पे एक शहर कहते थे, टाटा है, जमशेदपुर भी उसे कहिए। तो ये वहाँ की कहानी है और सैटरडे है इसलिए आज कहानी रिकॉर्डेड होगी, लेकिन आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की जो कहानी है, इस तरह की कुछ कहानियाँ मैंने पहले भी सुनाई है, कैसे एक फैमिली वाले अपने फैमिली के दुश्मन बन जाते हैं। और ये बात समझ में नहीं आता कि कभी कोई माँ बाप या बच्चे अपने ही लोगों के जान के मतलब प्यासे कैसे हो सकते हैं, जान के दुश्मन कैसे बन सकते हैं, कैसे वो उनकी जान ले सकते हैं जिन्होंने उन्हें पैदा किया, पाला पोसा, या जिनको उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा। मतलब हर रिश्ते का तो खून होता ही रहा, मैंने आपको बार बार कहा है। आज की जो कहानी है वो एक लड़की की कहानी है। हालांकि इश्क, मोहब्बत, प्यार में कहते हैं कि आदमी इंसान बन जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। ये इश्क मोहब्बत में पड़कर कातिल बन गई। एक घर, उस घर के अंदर एक छत, उस छत के अंदर 30 घंटे, और उस 30 घंटे के अंदर 4 कत्ल, और चारों अपने। मतलब उसने हर कत्ल के बाद यहाँ पे कातिल जो है वो कई कई घंटे इंतज़ार करता है दूसरा कत्ल करने के लिए। दूसरे कत्ल के बाद फिर कुछ इंतज़ार करता है तीसरे कत्ल के लिए, और चौथे कत्ल का इंतज़ार करता है घर में ही रुक कर, क्योंकि चौथा शख्स जिसको कत्ल करना था वो घर के बाहर था और उसकी वापसी का वो इंतज़ार कर रहे थे। और जो भी कत्ल किया, पहले कत्ल किया तो दूसरे को पता नहीं, दूसरा किया तो तीसरे को पता नहीं, तीसरा किया तो चौथे को पता नहीं। 29 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 की ये का इंसिडेंट है। और जैसा कि मैंने कहा, जमशेदपुर का ये मामला है। जमशेदपुर के अंदर एक टेल्को इलाका है, जहाँ पे जो टेल्को में काम करते हैं वो सारे एम्प्लॉई, उनका घर है, वो रहते हैं। तो उसी टेल्को इलाके में एक भौमिक फैमिली रहा करती थी। 29 जनवरी 1999 की दोपहर को भौमिक फैमिली के उस वक्त घर में कुल 3 लोग थे। एक भौमिक की वाइफ और एक उनकी माँ, जो वाइफ की माँ, और तीसरी इस घर की एक लड़की थी जो बेटी थी, चैताली, वो थी। ये 3 लोग थे। दोपहर का वक्त था। नानी ऊपर के कमरे में खाना खाने के बाद आराम कर रही थी। जो माँ थी चैताली की, वो नीचे थी। लेकिन माँ और नानी को ये पता नहीं था कि इसी दोपहर के बाद, आमतौर पे छोटी जगहों पे या इस तरह से जो फैमिली होती है, बड़े शहरों में तो अब ये चीज़ें बदल गई हैं, नौकरी और उसके चक्कर में आप दफ्तर में होते हैं या बाकी काम होता है। लेकिन छोटी छोटी जगहों पे आज भी होता है कि दोपहर के खाने के बाद लोग आराम करते हैं, 1-2 घंटा सो जाते हैं। और यही वहाँ पे था। दोपहर का खाना खाने के बाद जो चैताली की माँ थी वो नीचे के कमरे में अपना काम बाकी करने के बाद थोड़ा आराम कर रही थी, और चैताली की जो नानी थी वो ऊपर के कमरे में सोने चली गई थी। बुजुर्ग थी। पर माँ और नानी को पता नहीं था कि इस वक्त इस घर में चैताली के अलावा भी कोई और शख्स है, और वो शख्स था चैताली का अपना पति, रिजवान खान उसका नाम था। रिजवान की कहानी अलग है, वो आगे आएगी। तो जब माँ कहीं बिजी हो जाती है, नानी ऊपर चली जाती है। चैताली को पहले से मालूम था, वो इशारा करती है, दरवाज़ा खोलती है। रिजवान चुपचाप से घर में दाखिल हो जाता है। उसके बाद वो ऊपर के कमरे में चला जाता है और वहीं छुप जाता है। दोपहर जैसे जैसे शाम की तरफ बढ़ रही थी, उसके बाद अचानक चैताली ऊपर आती है, देखती है नानी सो रही है। रिजवान को वो नानी के कमरे में इशारे से बुलाती है। इसके बाद सोई हुई नानी का पहले ये लोग तकिया से मुंह दबाते हैं, और जब उन्हें लग जाता है कि लगभग मर गई, तो वहीं पे ये नहीं रुकते, बल्कि उसके बाद रिजवान अपने साथ एक चॉपर लेकर आया था, तेज़ धार हथियार। उसके बाद वो नानी के कई टुकड़े करता है, मुर्दा नानी के, क्योंकि अब वो शोर नहीं कर सकती थी। ये सब करने के बाद वो नानी की लाश को फिर कपड़े और कंबल बाकी चीज़ों से ढक देता है, क्योंकि जनवरी का महीना था, ठंड थी। और फिर वो ऊपर के ही एक दूसरे कमरे में छुप जाता है। इधर माँ नीचे थी, काम कर रही थी। काम करने के बाद थोड़ा वो आराम करने के लिए लेटती है। इसी बीच में चैताली अब नीचे आती है, और मौका मिलते ही
वो बड़े दबे कदमों से रिजवान को बुलाती है। रिजवान अंदर आता है, इससे पहले कि माँ कुछ कह पाती। दोनों मिलके माँ का गला दबाते हैं और उसके बाद ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नानी को मारा था, पहले गला घोटा, फिर चॉपर निकाला, माँ के भी टुकड़े किए और उसके बाद उनकी लाश को भी बिस्तर पे छुपा देती है। माँ का नाम लकी था चैताली के। अब 2 कत्ल हो चुका था घर में और ये 2 कत्ल करीब 2 से 3 घंटे के दरमियान हुआ था। इसके बाद चैताली का एक भाई आता है छोटा, जो चैताली से छोटा था, और वो घर से बाहर गया हुआ था उस वक्त। शाम होती है, शाम होते ही वो अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, ये दोनों उसको भी काबू में करते हैं। फिर उस छोटे अपने भाई को भी गला घोटा जाता है, उसके बाद चॉपर से उसे मारा जाता है, उसके भी लाश के टुकड़े कर देते हैं। 3 कत्ल अब हो चुका था। शाम को दफ्तर से आने के बाद चैताली के जो फादर हैं वो जब घर में दाखिल होते हैं, पहले से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो जैसे ही ये अंदर आते हैं उसके बाद रिजवान जो है वो अपने ससुर के ऊपर काबू पाता है, गला घोटता है और फिर मारने के बाद सेम उसी तरीके से जैसे पिछले 3 कत्ल हुए थे, चॉपर से उनके लाश के भी टुकड़े कर देता है। घर के अंदर अब 4 कत्ल हो चुके थे। किसी पड़ोसी को कुछ मालूम नहीं और किसी को कोई जानकारी नहीं। इन 4 कत्ल करने के बाद ये दोनों मिलके फिर आराम से उसी घर में रहते हैं, पूरी रात बिताते हैं और रात बिताने के बाद अगले दिन जब सुबह होती है उसके बाद ये सारे कमरे साफ़ करते हैं। घर के पीछे एक मेन होल था, उस मेन होल में एक एक कर लाश के टुकड़ों को डालते हैं और लाश के इसीलिए चॉपर से काटे गए थे ताकि उनको अच्छे से फोल्ड करके या छोटे छोटे टुकड़ों में मेन होल में डाला जा सके। मेन होल में डालते हैं, मेन होल का ढक्कन बंद कर देते हैं। अगले दिन उसके बाद इस कत्लेआम के बाद रिजवान घर से निकल जाता है। अब उस घर में चैताली अकेले रहती है, जिस घर में उसने कुछ घंटों के अंदर 4-4 कत्ल किए थे, अपनी माँ का, बाप का, भाई का और नानी का, पर उसे कोई डर नहीं लगता। 1-2 दिन बीतता है। अब पड़ोसी मिस्टर भौमिक को भी नहीं देख रहे हैं, जो उनकी माँ है लकी वो भी नहीं दिखाई दे रही है। तो पड़ोसियों में आमतौर पे होता है, जो हर रोज़ जिनका एक रूटीन होता है, कौन कब कितने बजे बाहर निकलता है, कहीं टहलने जाता है। तो उन लोगों ने पूछा तो चैताली ने कहा कि वो लोग कहीं रिश्तेदार के यहाँ गई हैं, आ जाएंगे कुछ दिनों में। अगले कई दिनों तक चैताली उसी घर में रहती है। उसके बाद एक दिन अचानक चैताली उस घर से गायब हो जाती है, घर के बाहर ताला लगाकर। जाने से पहले रिजवान एक दिन और खामोशी से आता है और घर के पीछे मेन होल में जो उन्होंने 4 लाशें डाली थीं, उस मेन होल का जो ढक्कन था उसके ऊपर बाकायदा वो सीमेंट लेकर आया था और सीमेंट से उसको पूरा वो पैक कर देता है ताकि ढक्कन कोई खोल ही ना सके। तो मेन होल के पूरे ढक्कन के ऊपर चारों तरफ सीमेंट लगा देता है। ये काम करने के बाद चैताली घर से गायब, ताला घर पे लगा देती है। अब आस पड़ोस के लोग देखते हैं ताला नहीं है, कुछ को चैताली ने बताया था कि माँ बाप बाहर गए हैं, तो किसी को कोई इतनी ज़्यादा चिंता भी नहीं होती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने तक भौमिक परिवार के घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को अब लग रहा था कि कुछ कभी इससे पहले ऐसा हुआ नहीं कि इतने वक्त तक ये लोग गायब हों या कोई फैमिली का मेंबर ना आया हो। अगर इतने दिनों के लिए जाना था तो हो सकता था वो किसी पड़ोसी को बता कर जाते, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद कहीं ज़रूरी काम हो, कुछ हो, तो फिर पड़ोसी भी अपने काम में बिज़ी हो गए। इधर टेल्को में जहाँ काम करते थे मिस्टर भौमिक, वो ड्यूटी से गैर हाजिर, तो उन्होंने भी पता कराया, लेकिन आकर सब कुछ सारी जो जानकारी थी वो उस बंद ताले के ऊपर आकर रुक जाती थी, क्योंकि घर में ताला लगा था, कोई कुछ बताने वाला नहीं था। 6 महीना गुजर जाता है, किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। 6 महीने के बाद जो चैताली के एक मामा, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर अनुपम राय, वो कई बार फ़ोन करते हैं घर के लैंडलाइन नंबर पर, लेकिन कोई वो घंटी बजती है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। और
उन्हें कुछ मालूम भी नहीं था कि ये लोग कहाँ गए हैं, क्या है। तो जब कई बार लगातार फ़ोन कर लिया और उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, तब डॉक्टर अनुपम को थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि 6 महीना हो गया था, अपनी बहन से बात नहीं की, उन्होंने अपने जीजा से बात नहीं की, जो भांजी चैताली उससे बात नहीं की, भांजे से बात नहीं हुई। तो काफ़ी फ़ोन करने के बाद भी जब घर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है और फिर दफ्तर में वो फ़ोन करते हैं तो दफ्तर में बताया जाता है कि वो तो कई महीनों से नहीं आ रहे हैं। तब डॉक्टर अनुपम को थोड़ा शक होता है और वो उसके बाद जमशेदपुर पहुंचते हैं। अपनी बहन के घर जब वो जाते हैं तो देखते हैं ताला लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो घर था, उस घर के आप पिछला हिस्सा भी सड़क से आप देख सकते थे। तो जब ताला लगा हुआ है, उन्हें अजीब सी वो होती है कि ये लोग बिना बताए हुए किसी को फैमिली में पता नहीं कहाँ गए। तो वो घर के यूं ही आसपास अभी टहल रहे थे कि आगे क्या करूं, तभी वो घर के पिछले हिस्से की तरफ जाते हैं। पिछले हिस्से की तरफ इससे पहले वो पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, तो पड़ोसी बताते हैं कि वो जनवरी से गायब है और ये जब ये पहुंचे तो करीब जून का महीना था। तो लेकिन उन्होंने ये भी बताया पूछताछ में कि चैताली ने बताया था कि वो लोग कहीं बाहर गए हैं किसी फैमिली फंक्शन में। तो डॉक्टर अनुपम ने कहा कि ऐसा कोई फैमिली फंक्शन था ही नहीं, अगर होता तो हम लोगों को ही मालूम होता। तो उन्होंने कहा कि जो बाकी लोग थे आखिरी घर में कौन था, तो बताया गया कि सबसे पहले जो माँ बाप और नानी ये सब गायब थे, लेकिन उसके बाद चैताली थी यहाँ पे करीब अगले हफ्ता 10 दिन तक रही। तो उन्हें बड़ी चिंता होती है कि चैताली घर में अकेली थी और किसी ने बताया नहीं। तो इसी दौरान में घर के पीछे जाते हैं और ये भी पता हो जाता है कि ये घर जो है लगभग चूँकि 29 जनवरी को यह कत्ल हुआ था और करीब 8-10 जनवरी से ताला लगा हुआ है। और ये जून की बात है जब डॉक्टर अनुपम वहाँ पहुँचे। तो जब वो घर के पीछे गए तो उन्होंने अचानक उनकी नज़र उस मेन हॉल के ढक्कन पे पड़ी और वो बिल्कुल अलग सा दिख रहा था, क्योंकि उसको उस पर सीमेंट से सारी वो चीज़ें की गई थी, सीमेंट के ज़रिए बंद किया गया था। डॉक्टर अनुपम चूँकि डॉक्टर थे, थोड़ा सा तेज़ तर्रार दिमाग भी उनका तेज़ था, उन्हें अचानक लगा कि जब ये घर बंद है, 6 महीने से कोई घर में नहीं है, तो फिर और ये सीमेंटेड से लग रहा है कि हाल में हुआ है, तो ये कौन है जिसने बंद घर के अंदर आके मेन हॉल को सीमेंट से ढका है। ये बात उन्हें बड़ी अजीब लगी। फिर उन्होंने दोबारा पड़ोसियों से चेक किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग तो 29 जनवरी के बाद दिखाई नहीं दिए। हाँ, चैताली कुछ दिन दिखाई दी, लेकिन अकेले चैताली सीमेंट से क्या करेगी। जब ये चीज़ उन्हें अजीब लगी, वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुँचकर बताते हैं कि 6 महीने हो गए, इस फैमिली के 4 लोग हैं, चारों गायब हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस भी सुनती है, पुलिस भी हैरान परेशान, उनके साथ घर आकर फैसला करती है कि घर की तलाशी लेंगे। पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा जाता है, पुलिस अंदर दाखिल होती है। जब पुलिस अंदर दाखिल होती है और कमरे के अंदर सारी जब छानबीन करती है तो एक अजीब सी बदबू और बाकी चीज़ें, कुछ खून के सही से निशान साफ नहीं किए गए थे वो चीज़ें, कुछ कपड़े, वो देखकर पुलिस को शक हो जाता है। तो पुलिस जब सारी तलाशी कर रही थी तब तक डॉक्टर अनुपम घर के पीछे उस मेन हॉल के पास पहुंच चुके थे। वो उसको ध्यान से देखते हैं, फिर पुलिस को बताते हैं कि अगर इस घर में ताला लगा हुआ और कोई है नहीं, तो पीछे में कोई भी इस मेन हॉल पे सीमेंट क्यों लगाएगा, कुछ डाउट हो रहा मुझे। तो पुलिस को भी ये बात अजीब लगती है। इसके बाद मज़दूरों को बुलाया जाता है, मेन हॉल का ढक्कन जो है वो तोड़कर खोला जाता है। जैसे ही ढक्कन हटता है, अंदर से तेज़ बदबू आती है। इसके बाद जो कर्मचारी थे वो मेन हॉल की जब तलाशी लेते हैं तो अंदर से एक एक कर इंसानी जिस्म के जो बचे खुचे टुकड़े थे, कंकाल, वो बाहर आना शुरू होते हैं। जब वो बाहर आए, गिनती की गई तो पता चला कि ये 4 इंसानी हिस्से हैं जिस्म के। तो अब उस घर में कायदे से 5 लोग थे, लेकिन मिले 4 के। और पड़ोसियों के बयान के हिसाब से चैताली को उन्होंने 29 जनवरी के बाद भी देखा 8-10 दिन तक। तो इसका मतलब ये था कि चैताली ज़िंदा है, बाकी लोग मर गए। अब एक सवाल यहाँ पे ये आया पुलिस के दिमाग में कि अगर एक साथ फैमिली का हादसा हुआ है तो चैताली कैसे ज़िंदा बच गई, और फिर चैताली उसके बाद गायब। तो अब आधी चीज़ें थी, चैताली पे शक भी और दूसरा ये भी कि कहीं चैताली को भी ना मार दिया गया हो। जमशेदपुर की पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगी रही, कोई सुराग नहीं मिला। पर फॉरेंसिक साइंस से लेके बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन सबको बुलाया गया, घर में सारी एक एक चीज़ टटोली गई। आखिर में हर जांच की जो दिशा है वो चैताली पर आकर रुक जाती थी,
क्योंकि कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी बाकी चीज़ें नहीं मिली, ना रैंसम कॉल, ना किसी की फैमिली से दुश्मनी, तो समझ में नहीं आया। लेकिन इसी बीच में पुलिस को चैताली के एक लड़के के साथ रिश्तों के बारे में जब छानबीन की गई तो जानकारी मिली कि एक रिजवान खान नाम का एक क्रिकेटर था और उसके साथ चैताली की दोस्ती थी, जिसका घर वाले विरोध कर रहे थे। तो इसके बाद चैताली पे और शक गहराया। पुलिस ने हर तरफ अपनी टीम भेजी, पर चैताली का कहीं पता नहीं, न रिजवान, अच्छा दोनों गायब। तो अब ये हो गया कि अकेली चैताली नहीं, उसके साथ रिजवान भी है। ढूंढती रही पुलिस, कई जगहों पे अलग अलग टीमें भेजी गई, कोई फ़ायदा नहीं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन अचानक चैताली और रिजवान खुद कोर्ट में पेश हो जाते हैं और अचानक जाकर सरेंडर कर देते हैं। और उनके सरेंडर करने के बाद जब ये बात खबर फैलती है, फिर पुलिस जाती है, फिर पुलिस अदालत की से परमिशन लेकर उन दोनों को हिरासत में लेती है। और जब उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है तो फिर एक एक कर सारी कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि चैताली भौमिक परिवार की जो बेटी थी वो शुरू से ही बहुत आज़ाद ख्याल की थी। माँ बाप अक्सर उसे डांटते थे, पढ़ाई लिखाई पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसके जो फादर हैं वो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को में काम करते थे। और चैताली उस वक्त जमशेदपुर के ही सेक्रेड हार्ट कन्वेंशन स्कूल में पढ़ती थी, सेक्रेड हार्ट कन्वेंशन स्कूल में। और ये स्कूल जो है ये बिल्कुल जो जमशेदपुर में जो टाटा में एक किनन क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे काफ़ी मैचेस होते हैं, शायद इंटरनेशनल मैच भी हुए। तो स्कूल के बराबर में ये स्टेडियम था और आमतौर पे वहाँ सारे क्रिकेटर जो हैं वो स्टेट लेवल और या झारखंड रणजी और ये सारे वहाँ प्रैक्टिस भी क्या करते थे। तो स्कूल के बाद चैताली को भी क्रिकेट का शौक़ था, मैच देखने का, इंडियन टीम को फॉलो भी करती थी। तो वो किनन स्टेडियम जाया करती थी कई बार प्रैक्टिस करने स्कूल के टाइम में ही। तो वहीं पे एक उभरता हुआ क्रिकेटर था झारखंड का, और कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा, उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा था। उसका नाम था रिजवान खान। रिजवान खान को प्रैक्टिस करते हुए देखते देखते चैताली को उससे प्यार हो गया, फिर दोनों में दोस्ती हुई, फिर रिजवान को भी उससे प्यार हो गया और इन दोनों ने फिर शादी करने का फ़ैसला किया। हालांकि उम्र कम थी, अभी समझ इतनी नहीं थी, लेकिन कई बार कहते हैं कि इश्क अंधा होता है। तो इन दोनों के रिश्ते धीरे धीरे बढ़ने लगे, पर चैताली ने तब तक घर वालों को कुछ नहीं बताया था। इसी बीच में कुछ वक्त के बाद चैताली अचानक प्रेग्नेंट हो गई। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो घर वालों से अब ये बात छुपाना मुश्किल हो गया और ये बात घर वालों को पता चल गई। इससे पहले जब ये प्रेग्नेंट हुई उसी दौरान में चैताली और रिजवान ने कोर्ट में जाके शादी कर ली, गुपचुप तरीके से, और किसी को बताया भी नहीं। ये बात सिर्फ इन दोनों को पता थी। तो कोर्ट मैरिज कर ली, उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई। अब चूँकि पता था चैताली को कि प्रेगनेंसी को छुपाया नहीं जा सकता, कुछ दिनों बाद फिर उसने अपनी माँ से धीरे से बात की और उसे सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि ऐसे ऐसे उसे प्यार हो गया और रिजवान से उसने कोर्ट मैरिज कर ली और वो प्रेग्नेंट है। जाहिर सी बात, ये बात सुनकर घर में हंगामा होना था, हंगामा हुआ। जो मिस्टर भौमिक और उनकी वाइफ, ये सारे लोग नाराज़ हुए, गुस्सा हुआ, बहुत डांटा और फिर उन्होंने कहा कि जो भी है गलत है, और जो भी समझाना बुझाना जो गुस्सा था वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। माँ बाप के इस और रिजवान के साथ रिश्ते को लेकर, क्योंकि वो इस शादी को मंजूरी किसी कीमत पे देना नहीं चाहते थे, चैताली बिफर गई। उसे लगा कि ये लोग सब उसके दुश्मन हैं, और फिर उन्होंने ये भी गुस्से में कहा था कि अगर तूने किया तो हम तुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल करेंगे और सिर्फ तेरा भाई है जो वही वारिस होगा। तो इन चीज़ों ने चैताली के दिमाग में जहर भर दिया। उसे अपने ही माँ बाप अपने दुश्मन नज़र आने लगे, जबकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची या बेटा या बेटी हो उसका हमेशा अच्छा भला हो। तो उन्होंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की, लेकिन चैताली ने सब कुछ यहाँ उल्टा ले लिया। उसे लगा कि ये दोनों माँ बाप सब उसके प्यार के दुश्मन हैं। उसे लगा कि ये सब प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर देंगे। उसे बात बर्दाश्त नहीं और उसने फिर फैसला किया कि जो भी उसके प्यार के रास्ते में आएगा उन सब का नाम और निशान मिटा देंगे। इसके बाद उसने रिजवान से इस बारे में बात की, और कहते ये हैं कि इसी ने रिजवान को तैयार किया कि हम अपने माँ बाप को मार डालेंगे। रिजवान उसकी बातों में आ गया। फिर दोनों ने फैसला किया। 29 जनवरी को इन्हें मौका मिला, पहले से प्लानिंग थी। एक एक कर माँ बाप नानी भाई चारों का इन्होंने कत्ल किया।
मेन होल में डाला और सीमेंट इसलिए उस पर ढक्कन पे लगा दिया ताकि ये राज जो है हमेशा दफन रहे, मेन होल का कभी ढक्कन नहीं खुलेगा, लाशें कभी बाहर नहीं आएंगी। और कुछ दिन तक चैताली इसलिए घर में रही ताकि किसी को शक ना हो और वो बता सके कि घर के लोग बाहर गए हैं फैमिली फंक्शन में। लेकिन जिस जगह पे वो मेन होल था और जो सीमेंट नई उसमें चुनवाई गई थी ढक्कन बंद करने के लिए, उस एक चीज़ ने उसके मामा डॉक्टर अनुपम का अपनी तरफ ध्यान खींचा और उन्हें लगा कि जो घर 6 महीने से बंद है उसमें ये सीमेंट नई कैसे किसी ने चुनवाई है, वजह क्या हो सकती है। तो वो एक शक, एक छोटी सी चीज़, उसने ये 4 कत्ल का राज खोला। इसके बाद ये मामला अदालत में गया। जमशेदपुर सेशन कोर्ट ने 13 मार्च 2001 को अपना फैसला सुनाया और चैताली और रिजवान दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आता है। दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जमशेदपुर में ये खबर हमेशा हर दिन अखबारों की सुर्खियों में था और छोटा सा शहर है, लगभग हर घर को ये कहानी पता थी। फांसी की सज़ा के खिलाफ चैताली और रिजवान फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचते हैं। हाईकोर्ट में 2 साल तक सुनवाई होती है। उसके बाद 31 जनवरी 2003 को झारखंड हाईकोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानने से इनकार करते हुए इनकी सज़ा को, फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। तब फांसी से बच गया, उम्र कैद की सज़ा हो गई। इस सज़ा के खिलाफ भी फिर दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत में। करीब 2-3 साल सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका रहता है। उसके बाद 2005 या 6 में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है, यानी दोनों की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इन दोनों को हज़ारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई थी और जब ये कत्ल हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया, तब चैताली प्रेग्नेंट थी, लेकिन गिरफ्तार थी, जेल में ही थी। तो फिर जेल के अस्पताल में ही इसने एक बेटे को जन्म दिया और ये बात है 2000 में। और जेल के कई मैनुअल और कानून ही होते हैं कि जब तक बच्चा कोई और अगर पाल पोस नहीं रहा है और माँ की ज़रूरत है तो वो माँ के साथ रहता है। ये भी एक अजीब है कि बिना जुर्म किए हुए भी आप जेल में रहते हैं। तो चैताली का बेटा कुछ वक्त तक जेल में रहा उसके साथ, लेकिन जैसे जैसे फिर वो बड़ा हुआ उसके बाद उससे जेल के बाहर उसके किसी अपनों ने ही पालने का फैसला किया। तो उसका बेटा उसके बाद जेल से बाहर निकला और किसी और के यहाँ पल रहा है। 19 साल हो गए हैं, जाहिर सी बात है वो लड़का अब 18-19 साल का, वो भी 18 साल का हो गया होगा। ये नहीं मालूम वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। लेकिन चैताली और रिजवान दोनों उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, हज़ारीबाग जेल में है। एक उभरता हुआ क्रिकेटर, उसका अपना करियर ख़त्म हो गया। एक चैताली जो ज़िंदगी में और भी कुछ कर सकती थी, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। और एक बेटा जिसका कोई गुनाह नहीं है, वो अपने माँ बाप के प्यार से महरूम रह गया, माँ बाप जेल में और वो बाहर। और एक बेटी जिसको माँ बाप ने इतना प्यार दिया, उसने अपने ही हाथों उसी माँ बाप का कत्ल कर दिया। तो इस कहानी में ऐसे कई रिश्ते उलझे हुए हैं और कई रिश्तों के अलग अलग शक्ल हैं। ये थी पूरी कहानी रिजवान और चैताली की, जमशेदपुर की कहानी। इससे कई सारे सबक भी मिलते हैं। एक सबसे बड़ी सबक तो ये है कि माँ बाप जब भी कोई अपने बच्चों के लिए कुछ कहते हैं या बोलते हैं तो उसके पीछे कभी कोई बुरा नीयत या बुरा मकसद नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ भलाई सोचते हैं। लेकिन बच्चे अगर उसमें भी बुराई निकाल लें और लगे कि माँ बाप ही दुश्मन है, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। ये थी पूरी कहानी, एक अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी, कोशिश करूँगा मंडे को, नहीं तो ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को कौन बनेगा करोड़पति यानी KBC है 23 सितंबर को, और उसमें मैं आ रहा हूँ एक्सपर्ट के तौर पर। तो मौका मिला तो बिल्कुल हाजिर होऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग मंडे को 9 बजे कहानी सुनने की बजाय KBC देखिए, सुनिए। और उसमें कुछ सवाल भी है अमिताभ बच्चन साहब से, तो उस सवाल को भी देखिए। और एक चीज़ और भी कि वो जो KBC में कंटेस्टेंट हैं जिनके साथ मैं एक्सपर्ट के तौर पे था, इत्तेफाक से वो भी क्राइम तक की फ़ैन निकली। तो KBC देखिए मंडे, मौका मिला तो मैं हो सकता है हाजिर हो जाऊँ लाइव पे, अगर नहीं तो फिर ट्यूसडे को मुलाकात होगी आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।